हाँ भाई दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, सबको प्रणाम, सबको नमस्ते। और एक बार जो है आपका फिर से इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, कल की क्लास के अंतर्गत अपन ने दृश्य सामग्रियों के प्रकार के बारे में अध्ययन कर लिया था। दृश्य सामग्रियों के बारे में लगभग जानकारी अपन ने क्या कर ली थी, इकट्ठी कर ली थी। हमने समझ लिया था कि कौन कौन सी दृश्य सामग्री होती हैं। आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट सामग्री है दोस्तों, वो है आपके श्रव्य सामग्री। आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सी पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों? श्रव्य सामग्री के बारे में अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं दोस्तों। श्रव्य सामग्री कौन कौन सी होती हैं और क्या क्या उसका उपयोग है। श्रव्य सामग्री, अब यहां पे आपको ध्यान रखना है श्रव्य सामग्री के बारे में कि श्रव्य सामग्री के बारे में कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी श्रव्य सामग्री होती है। हम सब लोग जानते हैं श्रव्य सामग्री का मतलब क्या हो जाता है? सुन करके अर्थ ग्रहण करना। ऐसी सामग्री जिसमें बालक स्वयं किसी भी चीज को, किसी भी ज्ञान को सुनता है और सुन करके उसका क्या करता है दोस्तों? अर्थ ग्रहण करता है। उसको अपन कहते हैं श्रव्य सामग्री। अब श्रव्य सामग्री के बारे में हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी सामग्री श्रव्य में आती है। सबसे पहले मैं आपको एक सामग्री लिख करके बता रहा हूं दोस्तों, उसका नाम है आपके ग्रामोफोन। भाई क्या नाम है दोस्तों? सामग्री का नाम है आपके ग्रामोफोन। कौन सी सामग्री याद रखोगे दोस्तों? ग्रामोफोन। ग्रामोफोन क्या चीज होती थी इसको आप समझने का प्रयास करना। ग्रामोफोन जो होता था दोस्तों, एक प्रकार का एक ध्वनि उत्पादक यंत्र होता था, जिसको मैं इस तरीके से बताऊं। एक नीचे इस तरीके से प्लेट लगी होती थी, इसके ऊपर एक सुई होती थी। इसी में से एक ऐसे बैंड निकलता था और उसी बैंड में से क्या निकलती थी? यहां से एक ध्वनि या आवाज जो है बाहर आती थी। वो सुई जो है राउंड राउंड इसके ऊपर घूमती थी और उसी से ध्वनि क्या निकलती थी? बाहर निकलती थी। इसी का नाम है ग्रामोफोन। सबसे पहले लोगों के पास संगीत सुनने का माध्यम जो था पुराने समय में, वो ग्रामोफोन ही था। मैं ये सारे फोटोज आपको गूगल से लेकर के बता सकता था, लेकिन आप लोगों को पता है कि गूगल से फोटो को यूज करते तो कॉपीराइट का एक समस्या रहती है और पहले से अपना चैनल दिक्कत में चल रहा है, तो मैं ऐसी कोई गलती करना नहीं चाहता। तो आपको यह ध्यान रखना है कि ग्रामोफोन जो है वो एक प्रकार का क्या है दोस्तों? संगीत ध्वनि है। और इस ग्रामोफोन की यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो इस ग्रामोफोन का सबसे पहले प्रयोग जो किया जाता था अधिक, वो किया जाता था दोस्तों संगीत और नृत्य की शिक्षा के लिए। इसका प्रयोग किसमें किया जाता था दोस्तों? संगीत व नृत्य की शिक्षा के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। शिक्षा में इसका क्या किया जाता था? प्रयोग। कि क्योंकि इसके अंदर क्या होते थे दोस्तों? गाने होते थे, है ना। तो गाने जब रिकॉर्डिंग इसके अंदर आती थी तो लोग उसी को सुन करके अपने गानों की प्रैक्टिस करते थे, इसी को सुन करके अपने जो है डांस की जो है इससे क्या करते थे दोस्तों? प्रैक्टिस करते थे। इसीलिए इसको संगीत और नृत्य में इसका प्रयोग किया जाता था। यह सुई के माध्यम से चलता था, इसीलिए इसको सुई का बाजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सुई का बाजा कहा जाता है, क्योंकि ये जो चलता था वो किससे चलता था? आपके सुई के माध्यम से चलता था। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि इसको सुई का बाजा कहा जाता था। ग्रामोफोन के अंदर क्या होता था कि जो आप ग्रामोफोन खरीद के लाते थे उसके अंदर पहले से कुछ रिकॉर्डिंग या कुछ गाने अंदर होते थे, और उन गानों को आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। छेड़छाड़ मतलब जो रिकॉर्डिंग आपके अंदर पहले से है वो परमानेंट अस्थाई है। आप उस रिकॉर्डिंग को डिलीट नहीं कर सकते, उस रिकॉर्डिंग की जगह पे कोई नई रिकॉर्डिंग ऐड नहीं कर सकते। जो रिकॉर्डिंग पहले से आई है वो रिकॉर्डिंग वैसी की वैसी उसके अंदर बनी रहती थी। यानी कि इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसकी रिकॉर्डिंग अस्थाई हुआ करती थी। इसकी रिकॉर्डिंग क्या हुआ करती थी दोस्तों? ध्यान रखना, इसकी रिकॉर्डिंग अस्थाई हुआ करती थी। यानी कि इसके अंदर जो रिकॉर्डिंग आएगी वो रिकॉर्डिंग कभी भी क्या नहीं होती थी दोस्तों? चेंज नहीं होती थी। जो गाने एक बार आपने भर दिए वो गाने उस समय परमानेंट भरे रहते थे। तो दो तीन बातें इसके संदर्भ में याद रखना है कि ये एक तरीके से, है ना, संगीत या नृत्य की शिक्षा को में काम लिया जाता है। सुई का बाजा भी कहा जाता है, और इसकी रिकॉर्डिंग जो होती वो भी क्या होती है? आपके अस्थाई होती थी। ये आपको ग्रामोफोन के बारे में क्या रखना था? ध्यान रखना था। एक ध्वनि ऊर्जा के माध्यम से जो है ये चीज चलती थी। आपको इस चीज का क्या रखना है? ध्यान रखना है। और आपको ये ध्यान रखना है कि इस ग्रामोफोन का जनक किसको कहा जाता है? किसने इस ग्रामोफोन का निर्माण किया था, या कौन यह ग्रामोफोन लेकर के आया था मेरे दोस्तों? तो उसका नाम है थॉमस आल्वा एडिसन। क्या नाम याद रखोगे? थॉमस आल्वा एडिसन। थॉमस आल्वा एडिसन,
ये क्या लेकर के आया था मेरे दोस्तों? यही ग्रामोफोन लेकर के आया था और इसी ने ग्रामोफोन की शिक्षा का प्रारंभ किया था। बड़ा भारी व्यक्ति था दोस्तों, इसके विचार बड़े तगड़े थे। मैं आपको एक किताब बताता हूं आपको कि जैसे आप ग्रामोफोन पढ़ रहे हैं ना, तो यही ग्रामोफोन का वो जनक है जिसका नाम लिखा है ना अपना थॉमस आल्वा एडिसन। तो मेरे पास में इसकी किताब पड़ी हुई है, वो किस नाम से है? थॉमस आल्वा एडिसन की इसकी एक किताब है। बड़ी प्यारी गंभीर जो है इन्होंने इसके अंदर विचार लिखे। ये ग्रामोफोन का जनक कहलाता है। कभी समय मिले तो इसको पढ़ना। इसने बढ़िया लाइन लिखी है, सफलता के लिए सबसे अधिक जरूरी है एक और प्रयास करना। कितनी प्यारी चीज लिखी है कि जब भी हमें असफलताएं मिलती है तब थॉमस आल्वा को याद करना चाहिए। और ये कहता है कि जब जब असफलताएं मिले तब तक हमें एक प्रयास और कर लेना चाहिए। तो ध्यान रखना कि ये जो आपके इसके जनक है थॉमस आल्वा एडिसन, उसी की ये किताब है थॉमस आल्वा एडिसन। और इसी ने ग्रामोफोन का जो है क्या किया था? आपके आविष्कार किया था। और लाइन लिख रखी है, सफलता के लिए सबसे अधिक जरूरी है एक और प्रयास करना। तो जब जब आपको असफलताएं हाथ लगे तब आपको थॉमस आल्वा का क्या करना चाहिए? स्मरण करना चाहिए और उसके आधार पर हमें एक कोशिश और कर देनी चाहिए। इसका नाम है थॉमस आल्वा एडिसन। टेंशन ना लो, मेरे पास में सारी साइकोलॉजी की किताबें पड़ी हुई हैं। जो टीचिंग मेथड और साइकोलॉजी से जुड़ी हुई जितने भी ऑथर राइटर हैं उनकी लगभग किताबें मेरे पास में पड़ी हुई और अध्ययन कर रखा है। क्योंकि दोस्तों विषय जब पढ़ाते तो पूर्णता का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आप भी जानते हो। तभी उस विषय के अंदर हम किसी व्यक्ति को थोड़ा सा आगे ले जा सकते हैं या उसके कंसेप्ट क्लियर करा सकते हैं। एक आपकी ऐसी और सामग्री आती है जो लगभग इससे मिलती जुलती है दोस्तों, उसको कहा जाता है आपके लिंग्वा फोन। क्या कहा जाता है दोस्तों? लिंग्वा फोन। अब लिंग्वा फोन की यदि मैं बात करूं तो लिंग्वा फोन क्या है? लिंग्वा फोन ग्रामोफोन का एक अपडेट रूप है कि जिस प्रकार ग्रामोफोन के अंदर जो अपन ध्वनियां जो अस्थाई रहती थी, उन्हीं ध्वनियों को लिंग्वाफोन के अंदर एडिट किया जा सकता है। ध्वनि हटाई जा सकती है, उसकी जगह पे नई रिकॉर्डिंग लाई जा सकती है। यानी कि इनके अंदर जितनी भी ध्वनियां होती है या इनकी जितनी भी रिकॉर्डिंग होती है वो क्या होती है मेरे दोस्तों? इसकी जितनी भी रिकॉर्डिंग होती है वो क्या होती है? अस्थाई होती है, उनको हटाई जा सकती है। ये आपको ध्यान रखना है। इसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है भाषा प्रयोगशाला में। भाई किसमें किया जाता है दोस्तों? भाषा प्रयोगशाला में। भाषा प्रयोगशाला में क्या होता है कि हकलाने या तुतलाने वाले जो बालक होते हैं या धीमी गति से सीखने वाले बालक होते हैं, उनको इस लिंग्वाफोन के अंदर वर्ड जो है रिकॉर्ड करके दे दिए जाते हैं। और जैसे जैसे लिंग्वाफोन बोलता है तो वैसे वैसे बालक भी उसके साथ में अपने शब्दों को क्या करते हैं? दोहराते हैं और अपने उच्चारण के अंदर क्या लेकर के आते हैं? शुद्धि लेकर के आते हैं। इसीलिए तो इसका नाम पड़ गया था भाषा यंत्र। भाई क्या नाम पड़ गया था? भाषा यंत्र। ध्यान रखना, भारत की सबसे बड़ी लिंग्वा लैब जो है वो आपके दिल्ली में स्थित है और राजस्थान की जो सबसे बड़ी लिंग्वा लैब है वो आपके जयपुर में स्थित है। ये कंटेंट आता नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान रखना है। जिस तरीके से ग्रामोफोन उस एक गोल गोल चीज होती थी उसके ऊपर सुई से चलता था, इसमें क्या होता है कि सुई तो अस्थाई रहती है लेकिन नीचे वाली चूड़ी चलती है। जो गोल गोल होता है ना वो चूड़ी चलती है, इसीलिए इसको कहा जाता है चूड़ी का बाजा। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? ध्यान रखना, इसको कहा जाता है चूड़ी का बाजा। ये 3-4 बातें इसके साथ में क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखना है। इन दोनों से ग्रामोफोन और लिंग्वाफोन से मिलता हुआ एक यंत्र है जिसको अपन कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है सितावाद यंत्र। क्या पूछा जाता है? आपके सितावाद यंत्र। ये कोई अलग नहीं है, ये ग्रामोफोन और लिंग्वाफोन की तरह ही है। ग्रामीण परिवेश में इनके नाम चेंज कर दिए तो उसको कुछ लोग सितावाद यंत्र भी कहते हैं। तो आप ध्यान रखना कि सितावाद यंत्र भी एक नृत्य की शिक्षा, संगीत की शिक्षा या वोकैबुलरी को स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। उसको अपन क्या कहते हैं? सितावाद यंत्र कहते हैं। और सितावाद यंत्र भी एक प्रकार की अपने श्रव्य सामग्रियों के अंदर इसको इंक्लूड किया जाता है। दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी, ग्रामोफोन क्या है और आपके लिंग्वाफोन क्या है। उसके बाद में अपन तीसरी सामग्री की बात करते। तीसरी आपके बढ़िया सहायक सामग्री आती है जिसका नाम है रेडियो। क्या थी दोस्तों? रेडियो। कौन है रेडियो का जनक? तो आप सब लोग जानते हो रेडियो का जनक माना जाता है मार्कोनी। भाई कौन माना जाता है? आपके मार्कोनी। बड़ा अच्छा रेडियो एक माध्यम था, संगीत शिक्षा का कह दो, एजुकेशन शिक्षा का कह दो। एक पहला ऐसा माध्यम था जो लोगों के घर घर तक पहुंच चुका था। जहां पर बिजली नहीं पहुंची वहां पर भी रेडियो पहुंच चुका है। रेडियो सबके आपने भी देखा होगा, येलो कलर का जो बड़ा सा आता है, उस रेडियो का एक दौर चला था। लोग रेडियो के लिए, जिसके पास में रेडियो होता था उसकी वैल्यू बहुत होती थी, गांव के अंदर बहुत ज्यादा होती थी। लोग उसके पास में जा करके वहां से ज्ञान की बातें सुनते थे। इसीलिए रेडियो के बारे में यह कहा जाता है कि रेडियो एक ऐसा माध्यम है कि जब कभी भी बड़े स्तर पर कोई शिक्षा देनी हो तब भी रेडियो का सहारा ले लिया जाता है, या कोई दूरस्थ शिक्षा देनी हो, पत्राचार वाली, घर बैठे बच्चे को पढ़ाना हो, तब भी उसके लिए एक बढ़िया माध्यम हो सकता है रेडियो की। बच्चा घर बैठे जो है रेडियो से सुने, अपनी क्लासें देखें। पहले आकाशवाणियों के चैनल चलते थे, आज भी चलते हैं, लेकिन आप
जो है उनका इतना क्रेज रहा नहीं है, लेकिन फिर भी आकाशवाणी के माध्यम से एजुकेशन शिक्षा दी जाती थी। आज भी रेडियो के ऊपर बहुत सारे सब्जेक्ट जो है पढ़ाए जाते हैं। तो ध्यान रखना कि जब बड़े स्तर पर कभी इस चीज़ का प्रयोग करना हो या बड़े स्तर पर एक साथ में शिक्षा देनी हो तो रेडियो सबसे अच्छा माध्यम माना जाएगा। और एक ध्यान रखना है कि पत्राचार या दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के लिए भी इसको एक सशक्त माध्यम के माध्यम से अपन रोक सकते हैं। पर रेडियो की एक बड़ी दिक्कत है, बड़ा अपन कह सकते हैं दोष है। रेडियो के अंदर क्या होता है कि कार्यक्रम का पुनः प्रसारण नहीं होता है, क्योंकि रेडियो के अंदर सारी चीजें लाइव चलती है। जैसे एक क्लास आज रात 8 से 9 बजे आई, तो वो क्लास क्या होगी, आपके 8 से 9 बजे तक अगर आपने देख ली तो ठीक है, बाकी उसके बाद में गायब हो जाएगी, वापस उसको नहीं सुन सकते हो आप। पुनः प्रसारण, जैसे टीवी पे सीरियल चलते तो क्या है, रात को कोई सीरियल आया है तो वो सुबह वापस आएगा, लेकिन इनके साथ में नहीं है। एक बार जो क्लास हो गई वो चली गई तो वापस कभी भी वो क्लास आपको देखने को नहीं मिलती है। इसीलिए रेडियो के बारे में ये कहा जाता है कि इसका एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है, पुनः प्रसारण नहीं होता। यदि व्यक्ति उस टाइम शेड्यूल के अनुसार कहीं व्यस्त है, कहीं बिजी है, तो जायज सी बात है कि वो उस क्लास को कभी भी नहीं देख पाएगा, उस क्लास से वो कभी भी जुड़ नहीं पाएगा। ये इसीलिए तो गाँव के अंदर ये कहावत बन गई थी रेडियो को लेकर के कि किसी व्यक्ति को अपन को एक बार चीज पूछते नहीं सुनता है और वापिस कहता है ना क्या बोला, तो अपन कहते हैं रेडियो एक ही बार बोलता है। ये कहावत यहीं से बनी थी कि रेडियो का पुनः प्रसारण नहीं होता, एक बार बोल दिया उसमें सुना तो ठीक है, वरना अब नहीं सुन पाओगे, वो चला गया। इसीलिए गांव में ये कहावत अपन बार बार दोहराते थे कि रेडियो एक ही बार बोलता है, अब वापस नहीं बोलेगा, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इसका जो है आपके क्या माना जाएगा, माइनस पॉइंट माना जाएगा। तो 2-3 बातें आपको रेडियो के संदर्भ में याद रखनी है। एक तो ध्यान रखना है इसका जनक कौन है, उसका जनक माना जाता है मार्कोनी। एक तो याद रखना है दूरस्थ शिक्षा का सशक्त माध्यम, दूरस्थ शिक्षा का सशक्त माध्यम किसको माना जाता है, तो दूरस्थ शिक्षा का सशक्त माध्यम माना जाता है आपके रेडियो को। एक आपको ध्यान रखना है बड़े स्तर पर शिक्षा देने के लिए उपयोगी, बड़े स्तर पर शिक्षा देने के लिए उपयोगी। बड़े स्तर पर यदि आपको कोई शिक्षा देनी है तो उसके लिए क्या बेस्ट माना जाएगा, बड़े स्तर पर शिक्षा देने के लिए एक बेस्ट माना जाएगा आपके इस साधन को। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है, वो क्या ध्यान रखना है इसके बारे में, इसके बाद में आपको ध्यान रखना है इस पर कार्यक्रम का पुनः प्रसारण नहीं होता। ये इसका बड़ा खराब गुण है, इस पर कार्यक्रम का पुनः प्रसारण नहीं होता, पुनः प्रसारण नहीं होता। ये आपको रेडियो के बारे में 2-3 चीजें क्या रखनी है दोस्तों, ध्यान रखनी है। ये आपके एक सहायक सामग्री और हो जाएगी जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, श्रव्य सामग्री के नाम से जानते हैं। तो ये भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में एक और सामग्री आती है जिसका नाम है आपके टेप रिकॉर्डर। क्या सामग्री आती है दोस्तों, टेप रिकॉर्डर। इसका भी एक क्रेज चला था गांवों के अंदर, जिसके घर में टेप होती थी, है ना, दिन भर जो है वो उसमें गाने चलाया रहता था। घर की जो ताकें हैं वो उस कैसेट आती थी, रील वाली कैसेट, उस रील वाली कैसेट से ताकें जो है पूरी की पूरी सजी रहती थी, है ना। इसी का ट्रेंड चलता था, आराम से गाने वाने सुनते थे टेप के अंदर। अब तो मोबाइल वोबाइल आ गया, लेकिन टेप का भी एक दौर चला था, एक दशक चला था कि इतना जो है टेप को, रेडियो को सुना जाता था। अब टेप रिकॉर्डर की अपन बात करें दोस्तों तो इसके जनक का नाम क्या है, वोल्डेमर पोल्ट्जमैन। क्या याद रखोगे, वोल्डेमर पोल्ट्जमैन। इसके जनक का नाम क्या है दोस्तों, वोल्डेमर पोल्ट्जमैन इसका क्या कहलाता है, जनक कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपको इसके संदर्भ में एक और चीज ध्यान रखनी है, वो क्या ध्यान रखनी है कि इस रेडियो की खास बात क्या थी कि जिस प्रकार, टेप रिकॉर्डर की, जिस प्रकार रेडियो में कार्यक्रम पुनः प्रसारित नहीं होते थे कि वापस दोबारा नहीं आएगा, तो उसका समाधान रेडियो ने कर दिया। रेडियो ने क्या कर दिया कि अपने अंदर एक रिकॉर्डिंग का सिस्टम ऐड कर दिया कि टेप रिकॉर्डर ने कर दिया। टेप रिकॉर्डर के अंदर क्या किया कि एक सिस्टम सेट कर दिया कि रेडियो भी इसके अंदर इंक्लूड है। अब आपका कार्यक्रम 9 से 10 बजे आ रहा है तो आप उसको क्या करो, रिकॉर्डिंग के ऊपर डाल दो, फिर अपने काम करते रहो। फिर वो 9 से 10 तक क्लास खत्म होगी, तब तक वो रिकॉर्डिंग हो जाएगी। फिर आपको जब टाइम मिले, जब समय मिले, जब आपको सही लगे, उस वक्त आप उस चीज को क्या कर सकते हो, सुन सकते हो। उस वक्त आप उस चीज को क्या कर सकते हो, देख सकते हो। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि रेडियो की समय सीमा किसके द्वारा समाप्त की जा सकती है, तो रेडियो की समय सीमा टेप रिकॉर्डर से समाप्त की जाती है। रेडियो एक टाइम बाउंडेशन में बांधता है कि इसी समय आपको क्लास देखनी है, उसको समाप्त करता है टेप रिकॉर्डर। या आप रिकॉर्डिंग पे लगा दो, फिर टाइम मिले तब देख लेना। तो ये प्रश्न 2-3 बार पूछा गया है, तो आप भी हल्का सा इसको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखोगे, रेडियो की समय सीमा, रेडियो की समय सीमा इसके द्वारा समाप्त की जा सकती है, इसके द्वारा
समाप्त की जा सकती हैं, समाप्त की जा सकती है। क्लियर? ये चीज आपके एक और क्लियर हो गई दोस्तों कि रेडियो की समय सीमा किसके द्वारा समाप्त हो सकती है, तो रेडियो की समय सीमा टेप रिकॉर्डर के द्वारा समाप्त कर सकते हैं। इसके बाद में कुछ अन्य छोटी मोटी सामग्री और है जो आपको ध्यान रखना है। एक तो ध्यान रखना है, एक चीज आती है जिसका नाम है वॉकमैन। वॉकमैन क्या होती थी, तो वॉकमैन शायद आप लोगों ने यूज की हो तो बता दूं, बाकी वॉकमैन हमने खूब यूज की थी। उसका एक क्रेज था, एक ऐसी छोटी सी टेप आती थी जिसके अंदर पेंसिल वाले सेल लगते थे, उसके अंदर कैसेट डालते थे, वो बेल्ट में या लग जाती थी, उसमें एयरफोन अपन कान के अंदर डाल देते थे, फिर उसमें गाने चलाते थे कैसेट से, वो गाने हमारे कान के अंदर सुनाई देते थे, बिना एयरफोन के भी सुन सकते थे। बड़ा इसका क्रेज था। साइकिलें होती थी ना, तो साइकिलों के आगे अपन वॉकमैन लगा देते और फिर गाने चला करके गाँव में गाने को लेकर के, उस गाने के साथ में साइकिल को लेकर के चलते थे, जैसे भी स्पीकर लगाते। तो उस वक्त वॉकमैन का एक क्रेज चला था। तो वॉकमैन भी एक प्रकार की अपनी दृश्य सामग्री थी। वो गुजर चुका है, अब नए बच्चों को तो पता ही नहीं है वॉकमैन क्या होती है, लेकिन एक हुआ करती थी ऐसी। वॉकमैन के बारे में भी ध्यान रखना है। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि जितने भी आपके स्पीकर होते हैं वो भी आपके कौन सी सामग्री के अंतर्गत आते हैं मेरे दोस्तों। स्पीकर को भी अपन जो रखते हैं वो किस सामग्री के अंतर्गत रखते हैं, अपने श्रव्य सामग्री के अंतर्गत रखते हैं। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसके बाद में आपके यूएसबी ड्राइव है ना, आपके एयरफोन, हेडफोन, ब्लूटूथ जो कान में लगाने वाला होता है, ये सारी सामग्री जो आती है वो श्रव्य सामग्री में आती है, जो मॉडल सामग्री, और आप सब लोग जानते हो कि वो सुनने में काम आती है, तो उनको लिखने की जरूरत नहीं है। तो मोटे मोटे तौर पर आपको कितनी सामग्री याद रखनी है, तो मोटे मोटे तौर पर आपको 3 से 4 सामग्री याद रखनी है दोस्तों। एक सामग्री जो आपको याद रखनी है, सबसे पहले ग्रामोफोन याद रखना है, जो थॉमस आल्वा का है ना, जो सुई से चलता है। उसके बाद में लिंगवा फोन याद रखना है, जिसको भाषा प्रयोगशाला के नाम से जाना जाता है। उसके बाद रेडियो मार्कोनी का आपको याद रखना है कि इसके अंतर्गत जो है दूरस्थ शिक्षा और बड़े स्तर पर शिक्षा देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसीलिए तो प्रधानमंत्री जी की जो मन की बात आती है वो भी रेडियो पे आती है, क्योंकि जब कोई भी काम बड़े स्तर पर करना होना तब रेडियो का सहारा हमें लेना पड़ता है। तो ये भी आप इसके संदर्भ में हल्का सा क्या रख सकते हो, ध्यान रख सकते हो। मेरे हिसाब से एक बार आपके कंसेप्ट यहाँ पे तीनों चीजों को लेकर के क्लियर हो गए होंगे। एक अंतिम सामग्री और रहती है, उसको भी आज पढ़ ही लेते हैं ताकि अपना काम यहाँ तक एक बार क्या हो जाए दोस्तों, समाप्त हो जाए। देखिएगा, एक अंतिम सामग्री आती है जिसको अपन कहते हैं श्रव्य या दृश्य सामग्री। श्रव्य या दृश्य सामग्री, ऐसी सामग्री जिसके अंदर अपन किसी भी चीज को सुन भी सकते हैं और किसी चीज को क्या कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। ऐसी सामग्री को अपन क्या कहेंगे दोस्तों, श्रव्य दृश्य सामग्री के नाम से जाना जाता है। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। श्रव्य दृश्य सामग्री के अंतर्गत सबसे बढ़िया सामग्री जो आती है वो आती है टेलीविजन, टीवी, टेलीविजन, है ना। जनक का नाम है जॉनी लॉग बेयर्ड्स, जॉनी लॉग बेयर्ड, ये इसका जनक माना जाता है, जिसने टीवी का आविष्कार किया था। पहले जब इसने आविष्कार किया था तब इसका नाम टेलीविजन नहीं था दोस्तों, इसको कहा जाता था द टेलीविजर्स, द टेलीविजर्स। भाई क्या कहा जाता था, टेलीविजर्स। और इसके ऊपर, इस टेलीविजर्स के ऊपर सबसे पहला कार्यक्रम जो आयोजित किया गया था, सर्वप्रथम जो कार्यक्रम चलाया गया था, उस सर्वप्रथम कार्यक्रम जो चलाया गया था वो कठपुतली का कार्यक्रम चलाया गया था। भाई किसका कार्यक्रम चलाया गया था, कठपुतली का। और कठपुतली का नाम रखा था स्किटी। स्किटी का एक कार्यक्रम जो है इसके ऊपर चलता था और कठपुतली से जो है इस कार्यक्रम को देखते थे। तो सबसे बड़ा माध्यम जो है वो क्या माना जाता है दोस्तों, टेलीविजन माना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि टेलीविजन आपके श्रव्य दृश्य सामग्रियों के अंदर क्या की जाती है दोस्तों, इंक्लूड की जाती है। आपको यह ध्यान रखना है दोस्तों, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपको ध्यान रखना है प्रेजेंटेशन स्लाइड, प्रेजेंटेशन स्लाइड, है ना, वो पीपीटी बना करके ले जाते हैं ना अपन पढ़ाने के लिए, वो स्लाइड जो आती है वो भी आपके कौन सी सामग्री के अंतर्गत मानी जाती है, इसी के अंतर्गत मानी जाती है। फिर आपके आती है एक बढ़िया सामग्री जिसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों, दूरदर्शन, है ना। दूरदर्शन जो आता है वो भी आपके किसके अंतर्गत माना जाएगा, वो भी आपके इसी के अंतर्गत माना जाएगा। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। एक फिल्में, मूवीज जो होती हैं, फिल्में भी आपके कौन सी सामग्री कहलाती है, तो ध्यान रखना, फिल्में भी आपके एक प्रकार की दृश्य श्रव्य दृश्य सामग्री के अंतर्गत मानी जाती है। एक आती है वृत्तचित्र, वृत्तचित्र, या इस वृत्तचित्र को कहते हैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म। क्या कहते हैं दोस्तों,
डॉक्यूमेंट्री फिल्म, ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है वो भी एक प्रकार की कौन सी सामग्री मानी जाती है? आपके श्रव्य दृश्य सामग्रियों के अंतर्गत इसको इंक्लूड किया जाता है। ये आपको इसके बारे में क्या रखना है, हल्का सा ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म नहीं होती किसी एक खास चीज या किसी एक विशेष टॉपिक को लेकर के बनाई जाती है, जिसमें चित्र दिखते हैं और पीछे पीछे आवाज आती है, तो ये चीज भी आपके इसके अंतर्गत मानी जाएगी। इसके अलावा आती है आपके सैटेलाइट, सैटेलाइट इंटरनेट, सैटेलाइट इंटरनेट। आप जो YouTube पे जो ये क्लासें देख रहे हो वो YouTube, इसके अलावा जितने भी प्राइम चैनल्स चलते हैं आपके, जिसमें मूवी वगैरह चलती है, जी वगैरह, जी टीवी वगैरह की हो गई आपके, है ना, ये आपके कौन सा आता है, हॉट स्टार वगैरह हो गया, ये जितने भी आपके चलते हैं वो भी किसके अंतर्गत आएंगे? आपके श्रव्य दृश्य सामग्रियों के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। एक ध्यान रखना, कठपुतली भी एक प्रकार की श्रव्य दृश्य सामग्री में आती है। जो अपन कठपुतली का खेल देखते हैं ना, कठपुतली भी एक प्रकार की कौन सी सामग्री के अंतर्गत आती है? तो कठपुतली भी हमारे श्रव्य दृश्य सामग्री के अंतर्गत आती है। एक आपको ये ध्यान रखना, जितने भी लोक नृत्य होते हैं भाई, क्या होते हैं? लोक नृत्य होते हैं, जैसे गवरी, गेर वगैरह जो भी अपन देखते हैं, तो ये एक जो लोक नृत्य जितने भी होते हैं वो भी कौन सी सामग्री के अंतर गिने जाते हैं? लोक नृत्य भी एक प्रकार की श्रव्य या दृश्य सामग्री के अंतर्गत ही क्या किए जाते हैं मेरे दोस्तों? ऐड किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है ना। उसके बाद में आपके जितने भी नाटक, अभिनय, ड्रामा होते हैं, नाटक, अभिनय, ड्रामा, ये तीनों चीजें अलग अलग होती है। नाटक का मतलब तो क्या होता है कि आप किसी का भी भूमिका तो निभाते हैं लेकिन उसमें भावनाएं जुड़ी नहीं होती है। अभिनय में क्या होता है कि भूमिका निभाता है तो भावनाएं जुड़ी होती है, जैसे एक रामलीला चलती है तो नाटक है, एक टीवी पर रामायण चलती तो अभिनय है। ड्रामा में क्या है, जानबूझ करके करते हैं, लड़का लड़की बन रहा है, इस प्रकार का जो होता है उसको अपन क्या कहते हैं? ड्रामा कहते हैं। तो जितना भी आपके नाटक, अभिनय, ड्रामा जो चलते हैं वो भी कौन सी सामग्री के इंक्लूड होंगे? आपके इसी के अंतर्गत जाएंगे। वीडियो कैसेट जो आती है वो भी आपके किसके अंतर्गत इंक्लूड होती है? तो वीडियो कैसेट हो गई आपके, ये भी कौन सी सामग्री मानी जाती है? श्रव्य दृश्य सामग्री मानी जाती है। कंप्यूटर भी जो है, अब पहले वाले कंप्यूटर तो केवल दृश्य सामग्री में आते थे, आजकल कंप्यूटर, लैपटॉप जो आते हैं, टैबलेट, लैपटॉप, टैबलेट, एंड्रॉयड मोबाइल, है ना, ये जितनी भी चीजें आती हैं इसको भी वर्तमान में अपन कौन सी सामग्री के अंतर्गत गिनते हैं? अपने श्रव्य दृश्य सामग्री के अंतर्गत गिनते हैं। इसमें आपको एक और चीज याद रखनी है, सामग्रियों को तो याद रखना ही रखना है, सामग्रियों के साथ में एक चीज इंपॉर्टेंट और याद रखनी है कि ये जितनी भी सामग्रियां होती हैं, किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए बेहतरीन सामग्री कौन सी होती है? तो किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए जो बेहतरीन सामग्री मानी जाती है वो श्रव्य दृश्य सामग्री मानी जाती है ना। ध्यान रखिएगा, एक नोट डाल करके मैं यहां पे लाइन लिख रहा हूं, वो क्या लिख रहा हूं दोस्तों? अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि किसी भी सब्जेक्ट को, है ना, ध्यान रखना, श्रव्य दृश्य सामग्री किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के लिए अधिक उपयोगी है। किसी भी टॉपिक को यदि आपको पढ़ाना है तो उसके लिए बढ़िया सामग्री जो होगी वो कौन सी होगी आपके? तो वो होगी आपके श्रव्य दृश्य सामग्री, आपके इसके अंतर्गत मानी जाती है। यह आपको ध्यान रखना है। क्लियर दोस्तों? तो आपको सामग्रियों के तीनों प्रकार मैंने पढ़ा दिए। दृश्य अपन ने कल पढ़े थे, श्रव्य और श्रव्य दृश्य आज पढ़े थे। एक बार मैं आपको रिविजन करके हल्का फुल्का पूरा का पूरा बता देता हूं, फिर कल इसके सिद्धांत पढ़ेंगे और आपके श्रव्य दृश्य सामग्री पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। एक टॉपिक आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। श्रव्य सामग्री में सबसे पहले पढ़ा था ग्रामोफोन, जिसका जनक है थॉमस अल्वा एडिसन। इसका अधिकांश प्रयोग संगीत और नृत्य की शिक्षा में किया जाता है। इसको सुई का बाजा कहा जाता है और इसके अंदर जितनी भी रिकॉर्डिंगें होती है वो अस्थायी होती हैं। फिर अपन ने पढ़ा लिंग्वाफोन, इसके अंदर रिकॉर्डिंगें अस्थायी होती है, इसको आप एडिट कर सकते हो, बदल सकते हो। भाषा प्रयोगशाला में इसका प्रयोग अधिक होता है, इसको भाषा यंत्र भी कहा जाता है, इसको चूड़ी का बाजा भी कहा जाता है। और इन दोनों से मिलता जुलता एक और यंत्र होता है जिसका नाम है सीतावाद यंत्र, उसको भी अपन इसी के अंतर गिनते हैं। फिर आपको ध्यान रखना है रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। दूरस्थ शिक्षा देने के लिए, प्राइवेट एजुकेशन के लिए या घर बैठे शिक्षा प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा माध्यम क्या माना जाता है? आपके रेडियो माना जाता है।
बड़े स्तर पर शिक्षा देने के लिए, उच्चतम स्तर पर यदि आपको कोई शिक्षा देनी है तो बड़े स्तर पर शिक्षा देने के लिए भी रेडियो को क्या माना जाएगा, उपयोगी माना जाएगा। इस पर कार्यक्रम का पुनः प्रसारण कभी भी नहीं होता, ये इसका सबसे बड़ा दोष है, जिसकी कमी हम टेप रिकॉर्डर के माध्यम से कर सकते हैं, है ना। टेप रिकॉर्डर का जनक माना जाता है वोल्डेमर पोल्समैन। फिर उसके बाद में वॉकमैन स्पीकर वगैरह भी आपके श्रव्य सामग्री में आते हैं। फिर पढ़ा था अपन ने श्रव्य दृश्य सामग्री, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है टेलीविजन, जिसका आविष्कार जॉनी लॉकबेर्ड ने किया था। पहला कार्यक्रम इसके ऊपर किसका चला था, कठपुतली का चला था, और उसका पहले जो नाम था वो द टेलीविजर्स था, सीधा इसका नाम टेलीविजन नहीं पड़ा था। फिर आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखोगे कि इसके अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंटेशन स्लाइड, दूरदर्शन, फिल्में, वृत्त चित्र, है ना, सैटेलाइट, इंटरनेट, डॉक्यूमेंट्री पिक्चरें, यूट्यूब वगैरह, कठपुतली, लोक नृत्य, नाटक, अभिनय, ड्रामा, वीडियो कैसेट, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, एंड्रॉयड, ये सारी की सारी सामग्री आपके किस में गिनी जाती है, ये सारी की सारी सामग्री आपके श्रव्य दृश्य में गिनी जाती है। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि श्रव्य दृश्य सामग्री किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के लिए सबसे श्रेष्ठ सामग्री मानी जाती है। क्लियर, ये आपके हो जाती है श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रकार कंप्लीट। एक अंतिम चीज आपके और बचती है, जिसको अपन कहते हैं श्रव्य दृश्य सामग्रियों के सिद्धांत या सहायक सामग्रियों के सिद्धांत, जिसको अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे और आपके ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो 2 टॉपिक अपने खत्म होने यहां पर अभी तक में आ गए हैं। तो आशा करते हैं कि आज की क्लास में जो कुछ भी पढ़ा, सीखा, जाना, समझा, याद किया, वो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ा लाभकारी या हितकारी सिद्ध होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं, ऐसा मुझे विश्वास है। तो बिल्कुल हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, प्रसन्नचित रहे, आनंद में रहे, मजे लेते रहे, लेकिन साथ साथ में अपनी पढ़ाई को भी जोरों और शोरों से जारी रखें। कल फिर मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। थैंक यू सो मच। राधे राधे एंड जय हिंद।